नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हॉरर सीरीज़ के अंतर्गत मैंने आपको स्वर्ण पिशाचिनी की कहानी का दूसरा भाग सुनाया था। आज मैं आपके सामने तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़बानी। तो चलिए इसका अगला भाग शुरू करते हैं। गोपाल जब गोपालेश्वर बन गया तो उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी। उन्हीं में से एक और रहस्यमय घटना हुई। यह माघ का महीना, लगभग जनवरी फरवरी इसको बोल सकते हैं। जमींदार हरिश्चंद्र की एकमात्र लड़की दीपिका दोपहर का भोजन कर नौकरानी की लड़की माला को साथ लेकर छत पर विद्युत से निकल गई थी। सोनपुर एक समृद्ध व धनी गांव है। जमींदारों के पास पैसों का भंडार है। उनका बड़ा सा अपना घर है जिसके ऊपर बड़ा सा छत है। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दीपिका अपने लंबे बालों को सुखाने में व्यस्त थी। माला उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक दीपिका ने देखा कि पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन यह पत्ता कैसे उड़ सकता है? यह सोचते सोचते पत्ता दीपिका के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता दीपिका के हाथ को छूकर फिर उड़ गया। यह देख पास बैठी माला भी डर के मारे रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग जब ऊपर आए तो देखा दीपिका कांप रही थी और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्लाकर रो रही थी। बेहोश दीपिका को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने के कुछ देर बाद ही उसके अंदर तेज बुखार और कुछ परिवर्तन शुरू हो गए। इधर जमींदार घर से दूर माधव के आंगन में एक और घटना घटी। माधव का छोटा लड़का आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। न जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़के की गोद में ही मर गई। छोटा लड़का यह दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। माधव जमींदार घर का खास नौकर था। वह उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुन बड़ी माँ को बताकर वह जल्दी से अपने घर भागा। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर पे नहीं थे। वे किसी काम की वजह से पास वाले गांव गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उनकी एकमात्र लड़की दीपिका सो रही थी। कमरे में कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रहा था। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज़्यादा था। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकाश की परछाई दीवारों व छतों पर चल रहे हैं, नाच रहे हैं। यह देख जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है? दीपिका अभी सो रही है। दवाई के कारण उसका बुखार भी कम हो गया है। जमींदार हरिश्चंद्र सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद माधव को बुलाकर उसके लड़के का हालचाल पूछा। वैद्य जी ने दीपिका को जांचकर फिर हरिश्चंद्र से बात करने आए। हरिश्चंद्र बोले, वैद्य जी आपको पता चल ही गया कि क्या बात है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। वैसे इस ठंडी में एक नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? दीपिका, आप कैसी हैं? बुखार तो नहीं है अब, लेकिन वह काफ़ी डरी हुई है। और माधव का लड़का, उसका हाल भी एक जैसा ही है। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्द मन में से नहीं जाता। वैद्य जी कहकर घर लौट गए। दीपिका प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती है। उस दिन भी उसने दादी के पास सो ही रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंख एक खटखट की आवाज़ से खुल गई। आंख खोलकर देखा तो दीपिका लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही थी। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे तथा दोनों हाथ कंधे के नीचे लटक रहे थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी, कहाँ जा रही हो? मानो दीपिका को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो। शारदा देवी जल्दी से बिस्तर उठाकर दौड़ते हुए दीपिका के पास गई। उनके हाथ को पकड़कर खींचते ही दीपिका ने मुड़ के देखा। उफ, कितनी भयानक नजर है!
शारदा देवी डरते हुए उसके हाथ को छोड़कर पीछे हट गई। 13 साल की लड़की की आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी का भयानक दृष्टि हो। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दीपिका की आंखों की पुतली का रंग काला है, यह शारदा देवी जानती है। दीपिका घर से निकलकर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ का वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता व डर के आतंक से वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब माधव काम करने आया तो देखा कि बड़ी माँ बाहर बेहोश। सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज़ को सुनकर सभी जल्दी से भाग कर आए। उन्होंने सोचा कि शायद बाहर जाते वक्त बड़ी माँ गिरकर बेहोश हो गई। शारदा देवी को कमरे में ले जाकर चेहरे पर पानी का छींटा मारते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। आँख खोलते ही उन्होंने पूछा, बिटिया रानी कहाँ पर है? हरिश्चंद्र बोले, वह तो अपने आपके पास ही सो रही है। माँ, आपको क्या हुआ था? शारदा देवी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मुड़कर देखा तो दीपिका पास ही सो रही थी। उन्होंने उसकी बात कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठा था, तभी चक्कर आने के कारण मैं वहीं गिर पड़ी। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। सभी के जाने के बाद शारदा देवी सोच रही थी कि क्या उन्होंने रात को सपना देखा था? वह बाहर क्यों गई थी? रात का दृश्य आते ही उनका शरीर फिर एक और डर से कांप गया। इधर गौशाला में नौकर की आवाज़ सुनकर सभी उस तरफ भागे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले सप्ताह जो भूरी गाय का बछड़ा जन्मा था वह जमीन पर मरा पड़ा हुआ है। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर अतड़ियों को बाहर खींचकर निकाला है। ऐसा असंभव घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। खबर फैलने से ज़्यादा समय नहीं लगा। गांव के कई लोग इसे देखने के लिए आते और दृश्य देखकर डर के मारे नजरें घुमा लेते। जमींदार हरिश्चंद्र ने यह सब देखकर चिंता में खो गए। 2 दिन पहले जमींदार का काम समाप्त करके जब वो लौट रहे थे तो उस वक्त नदी के किनारे वाले शमशान में उन्होंने एक तांत्रिक जैसे आदमी को देखा था। कब आए, कहाँ से आए, एक बार परिचय लेना होगा। इसी बीच दीपिका नींद से जागी। आज शरीर स्वस्थ लग रहा था। उठकर मुंह हाथ धोते वक्त उसे लगा कि होठ के पास कुछ लगा हुआ है। हाथ से होठ को पोंछा तो देखा लाल सूखी चीज उसके हाथ में आ गई। वह मानो सूखा हुआ खून था। कुछ ही दिन बाद लगातार इस तरह की घटनाएं गांव में होने लगी। सारे गांव की गाय और बकरियां ऐसे मरने लगी। शाम होने के बाद गांव के रास्ते पर कोई नहीं दिखाई देता। सभी अपने घरों में जाकर कुंडी को अच्छे से बंद कर देते। परिस्थितियां खराब हो रही थी। यह देखकर सभी जमींदार साहब के यहाँ रात को पहरा देने के फैसले के लिए इकट्ठा हुए। जरूर कोई जंगली जानवर गांव में आ गया, लेकिन रात को पहरा कौन देगा? शाम होते ही चारों तरफ का परिवेश बदल जाता है। कोई मानो हवा में धीरे धीरे बात करता है। सभी पालतू पशु आधी रात को अशांत हो जाते हैं। रात को दीपिका के साथ शारदा देवी सोती थी, लेकिन उस रात के बाद माला भी उस कमरे में फर्श पर सोने लगी। प्रतिदिन रात को शारदा देवी जागने की कोशिश करती, लेकिन रात 12 बजते ही किसी अनजाने प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ जाती। अगले दिन सुबह उठकर देखती तो दीपिका पास ही शांत होकर सोते हुए मिलती। उन्हें सचमुच का डर लगने लगा था। अब जब उन्होंने लगातार दीपिका के होठों पर लाल सूखे खून जैसा कुछ देखा तो वो डर के मारे और कांपने लगे। इधर कुछ दिन पर दिन पशुओं की हत्या की खबर भी शारदा देवी के कानों में पहुंच रही थी। शारदा देवी जान गई थी कि गुरुदेव के शरण के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जमींदार हरिश्चंद्र ने अपनी माँ के आदेश के अनुसार गुरुदेव को लाने के लिए आदमी को भेजा। इसी बीच एक और घटना घटी। गुरुदेव आने से पहली रात माधव बिना डरे अपने गांव के बाहर निकला था। उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े में निकल रही है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे चला गया। एक समय वह परछाई जमींदार के बड़े घर के
अंदर चला गया। माधव इसके बाद अपने घर लौट आया। अगले दिन माधव ने यह सब सुनकर शारदा देवी और चिंतित हो गई। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दीपिका को लेकर उनके पास गई। गुरुदेव दीपिका को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि शांत दीपिका की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही हैं। हालांकि फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। दीपिका को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने यह सब सुना और फिर सुनकर बोले, कल एक यज्ञ करूँगा। उस समय दीपिका बेटी को कमरे के अंदर ही बंद कर के रखना। ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए वह कमरे से बाहर निकल न पाए। गुरुदेव अभी नए हैं, उम्र यही कोई 34-35 साल होगा। उनका नाम महानंद आचार्य है। वंशानुगत महानंद और उनके दादा परदादा इस जमींदार परिवार के गुरुकुल हैं। पहले हर बार अपने पिताजी दयानंद आचार्य के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वे अकेले आए हैं। महानंद जी ने जाते वक्त शमशान में एक परिचित चेहरे को देखा था। इतने सालों बाद देखा उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं गोपाल है, जो अब गोपालेश्वर बन गया है। तो दोस्तों, हमारी कहानी का ये तीसरा भाग है। जल्दी ही मैं इसके अगले भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।